हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किया था और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने गैमेट फॉर्मेशन को सीखा था कि कैसे कितने टाइप्स के गैमेट बन सकते हैं फॉर्क लाइन मेथड के थ्रू। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखें। कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन्स या इसी को फिर रिजल्ट भी बोल सकते हैं। रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये यहीं से दो लॉज आता है मेंडल्स का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट से दो लॉज आएगा और ये दो लॉ तीन तीन यहाँ पे तीन पोस्टुलेट था और दो यहाँ पे लॉज बना था। तो देखते हैं कौन कौन सा तीन पोस्टुलेट था जिससे मिलके दो लॉ बना था जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकला हुआ है। तो देखते हैं, चलिए पहला यहाँ पे पोस्टुलेट्स क्या था, यहाँ पे लिखते हैं। पहला फर्स्ट पोस्टुलेट्स जो था इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पेयर्ड फैक्टर। यहाँ पे क्या हुआ था, इसको फर्स्ट पोस्टुलेट बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ था, पोस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर। पेयर फैक्टर का पोस्टुलेट का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर यहाँ पे देखें तो कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, एक ये एनसीईआरटी का लाइन है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ये इसी इसी पोस्टुलेट के अंदर आता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, characters are controlled by a discrete units called factor। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने जीन को फैक्टर्स नाम से पुकारा था। तो वही है कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है, कोई भी कैरेक्टर जो दिखता है, शो होता है फिनोटाइपिकली, तो ये कैरेक्टर कैसे कंट्रोल होता है, ये एक डिस्क्रीट यूनिट के थ्रू कंट्रोल होता है और उस डिस्क्रीट यूनिट को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो ये पोस्टुलेट पेयर्ड फैक्टर के अंदर ही आया था। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, इसके अंदर क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। कोई भी कैरेक्टर चाहे हाइट का हो या कलर का हो या शेप का हो, पॉड शेप या पॉड शेप हो, ये सारा कुछ, या फिर सीड शेप हो, ये सारा कुछ किससे कंट्रोल होता है, जो भी कैरेक्टर आता है वो कंट्रोल होता है एक डिस्क्रीट यूनिट से। और उस डिस्क्रीट यूनिट को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। और ये किसने कहा था, ये मेंडल साहब ने कहा था। यहाँ पे और एक लाइन आता है इसी के अंदर, और एक लाइन आता है फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर। तो ये क्या लाइन आता है कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर्स अकर इन पेयर, पेयर में होते हैं। फैक्टर्स कैसे होते हैं, पेयर में। तो ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो सेकंड पोस्टुलेट क्या था, इसको बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, पोस्टुलेट, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पोस्टुलेट क्या होता है। तो पोस्टुलेट ये दो पोस्टुलेट से मिलके यहाँ पे एक एक ये बना था, लॉज बना था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट जो देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों क्या हुआ था, ऐड हो गया था और दोनों को मिला के यहाँ क्या बना था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि अपना मेंडल साहब ने दिया था। और सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये थर्ड पोस्टुलेट से आया था। तो ये सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे अगर बात करें पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि अगर बात करें यहाँ पे, ये पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं जैसा कि हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करवाए थे। और ये कैपिटल टी क्या था, डोमिनेंट ट्रेट था और ये रिसेसिव ट्रेट था। अगर ये दोनों होमोजाइगस ट्रेट अगर क्रॉस करवा रहे थे तो यहाँ क्या बन रहा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैपिटल टी यहाँ पे कैसा कैरेक्टर शो कर रहा था, ये फिनोटाइप ये कर रहा था, टॉल को यहाँ पे फिनोटाइप शो कर रहा था। और जबकि यहाँ पे अगर बात करें स्मॉल टी की, तो स्मॉल टी यहाँ पे ड्वार्फ फिनोटाइप शो कर रहा था, ड्वार्फ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आया तो यहाँ पे ड्वार्फ नहीं, पूरा का पूरा जो प्लांट था, सारा का सारा प्लांट कैसा आ रहा था, टॉल आ रहा था। तो यहाँ पे मेंडल साहब ने बताया कि टॉल आ रहा है, एक जो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है,
लेकिन ये रिसेसिव ट्रेट क्या कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक लॉज आया। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सब टॉल आ गया। तो क्या हुआ कि जो ये अपना ये डोमिनेंट ट्रेट था ये शो कर दिया यहाँ पे अपना फिनोटाइप, लेकिन स्मॉल टी यहाँ पे शो नहीं कर पाया, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। कौन? रेसेसिव यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए यहीं से निकला था एक लॉ, और उस लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो पोस्टुलेट पढ़ा, पोस्टुलेट या फर्स्ट कंक्लूजन सेकेंड कंक्लूजन बोल सकते हैं। पोस्टुलेट इजकल टू पोस्टुलेट को हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि अपना मेंडल साहब ने बताया था, डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हम लोग अभी जो फर्स्ट कंक्लूजन पढ़ें, फर्स्ट कंक्लूजन और सेकेंड कंक्लूजन दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों कंक्लूजन को अगर मिला के हम लोग देखें तो यही दोनों कंक्लूजन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे करा दिया। क्या ये इसके अंदर करा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है। देखिए सबसे पहले क्या बताया, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ए डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ये किसके अंदर आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी का है। ये कहाँ से लिया गया हुआ, ये है एनसीईआरटी से लिया गया अपना स्टेटमेंट है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। कोई भी कैरेक्टर डिस्क्रीट यूनिट, एक डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा कंट्रोल होता है और उस डिस्क्रीट यूनिट को बोलते हैं फैक्टर। और ये फैक्टर किसने बोला था, मेंडल साहब ने। बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं इसी को। और सेकेंड लाइन इन्होंने क्या बताया, फैक्टर्स अकर इन पेयर। ये फैक्टर्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। तो और यहाँ पे पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, ये सारा कुछ मिला के एक लॉ बना, और उस लॉ को क्या हम लोग बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये कौन सा क्रॉस से आया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है। सेकेंड यहाँ पे और एक लॉ आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर बात करें यहाँ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहले हम लोग थर्ड कंक्लूजन या फिर थर्ड पोस्टुलेट बोलते हैं, इसी को हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। थर्ड कंक्लूजन या फिर इसी को पोस्टुलेट बोल दे, या फिर इसी चीज़ को बोल सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एनसीईआरटी ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्ड यूज़ किया है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा वैल्यूबल है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको क्या करना है कि अगर कोई बोले थर्ड कंक्लूजन, मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस का थर्ड कंक्लूजन या थर्ड पोस्टुलेट, तो आपको वहाँ पे अगर कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ रहे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही थर्ड कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, तो वो करेक्ट है। और इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने क्या बताया, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। जो एलील होता है वो ब्लेंडिंग नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होता है, उसमें मिक्सिंग नहीं होता है। जो एलील्स होते हैं वो अपने आप में मिक्स नहीं करते हैं, ब्लेंड नहीं करते हैं। दैट द बोथ द कैरेक्टर रिकवर्ड इन सच F2 जनरेशन, जो कि F2 जनरेशन में आ रहा है जो कैरेक्टर, वो वहाँ पे एलील्स ब्लेंड नहीं करते। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक क्रॉस जो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी को हम लोग जब क्रॉस करवाए थे और बना था क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना था। और ये सारा का सारा कैसा था, टॉल था। बट यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पे क्या था कि गैमेट, यहाँ पे अब गैमेट जो फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यूनिट फैक्टर्स आर पेयर्ड। यूनिट फैक्टर जो होता है पेयर्ड, जो यहाँ पे पेयर्ड है यूनिट फैक्टर, ये क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा, मतलब अलग होगा, रेंडमली, मतलब सेग्रीगेट होगा। ये कैपिटल टी आया और स्मॉल टी आया रेंडमली, ऐसा नहीं है कि मतलब ये इसके साथ ही जाएगा, नहीं, यहाँ पे रेंडमली ट्रांसफ़र होगा इनसाइड डिफरेंट गैमेट्स में। डिफरेंट इसमें क्या होगा, अपने आप एक एक दोनों ट्रांसफ़र होगा डिफरेंट गैमेट में। जैसे कैपिटल टी एक गैमेट हो गया और स्मॉल टी एक गैमेट हो गया, और ये रेंडमली ट्रांसफ़र, और ये रेंडमली क्या होता है, सेग्रीगेट होता है, पेयर सेग्रीगेट होगा, अलग होगा रेंडमली। और ईच गैमेट रिसीव, जो दोनों एक एक गैमेट है, दोनों अपना क्या करेगा, ओनली वन फैक्टर ऑफ ए पेयर,
एक पेयर का एक ही फैक्टर यहाँ पे रिसीव करेगा, और यही जो होता है पार्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेट को क्या वहाँ पे कैरेक्टर आएगा उसके लिए कौन ये होता है, गैमेट्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये गैमेट्स कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, गैमेट्स प्योर होते हैं। ये जैसे है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्योर बोल सकते हैं, बट ये गैमेट्स नहीं, ये क्या है, जाइगोट बोल सकते हैं या पूरा इंडिविजुअल बोल सकते हैं, बट यहाँ पे ये क्या है, गैमेट्स है। और गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं यहाँ पे प्योर होते हैं किसी पार्टिकुलर ट्रेट के लिए। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉन एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और सेग्रीगेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स यहाँ पे कैपिटल टी एक ही है, यहाँ की स्मॉल टी एक ही है, तो ये सिर्फ स्मॉल टी है तो ये प्योर है, या कैपिटल टी है प्योर है, बट यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्योर नहीं है ना, ये इम्प्योर है, बट ये गैमेट नहीं है। तो गैमेट्स कैसे होते हैं, प्योर होते हैं किसी भी पार्टिकुलर ट्रेट के लिए। और इसी प्योरिटी के कारण एक कंक्लूजन आता है, और उस कंक्लूजन को क्या बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और इसी को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये हम लोगों का दो लॉज आ गया, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा क्या था, पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक था, और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो लॉज आया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, मेंडल का ये कंक्लूजन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसका देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका नो एक्सेप्शन नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे हो सकता है, जैसे मतलब सेग्रीगेशन म्यूटिक डिवीजन जब होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, म्यूटिक डिवीजन कहाँ होता है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वही ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटिक डिवीजन होता है। और वहाँ पे जब ये अपना नॉन डिस्ट्रक्शन एक ये होता है, मेथड होता है वहाँ पे मियोसिस के अंदर, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ये एक्सेप्शन हो सकता है इस लॉ का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। अगर नॉन डिस्जंक्शन हो जाए तो वहाँ पे इसका एक्सेप्शन हो सकता है, बट जनरली अगर बोलें नो एक्सेप्शन, वो बहुत डीप वाला बात है। अगर जनरली कोई पूछे कि एक्सेप्शन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का होता है तो बोलना है नो एक्सेप्शन होता है, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में वो नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करें, ये फर्स्ट लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का दो एक्सेप्शन हम लोग पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का यहाँ पे देखिए क्या है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक होता है, यहाँ पे इस तरह करके लिखिए, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस जो लॉ है उसका क्या एक्सेप्शन है, तो जनरली हम लोग यहाँ पे दो एक्सेप्शन की बात करते हैं। कौन कौन सा है, फर्स्ट अगर एक्सेप्शन की बात करें तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एक एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और सेकेंड यहाँ पे अगर हम लोग जनरली बात करते हैं तो ये होता है कोडोमिनेंस। क्या होता है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस भी इसका एक्सेप्शन माना जाता है, किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर से दो यहाँ पे कौन लॉज आता है, कौन कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है जो कि दो कंक्लूजन से मिलके बना है, और एक लॉ आता है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों लॉज में यहाँ पे एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं होता है, जबकि यहाँ अगर बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस का, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का दो एक्सेप्शन हम लोगों के सिलेबस में है और पढ़ते हैं, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरी यहाँ पे होता है कोडोमिनेंस। तो इसकी चर्चा करते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे अभी, डाईहाइब्रिड क्रॉस, फिर डाईहाइब्रिड, फिर छोटा सा ट्राईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ सकते हैं, बट जनरली मोनोहाइब्रिड इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और डाईहाइब्रिड से भी क्वेश्चन बनते हैं। ट्राईहाइब्रिड जस्ट हम लोग पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे, उससे जस्ट प्रैक्टिस के लिए पढ़ते हैं, बाकी वो एग्जाम्स में नहीं आता और सिलेबस में भी नहीं है। तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से करेंगे। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस के बारे में, जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, ये सारा कुछ, अभी बहुत सारा कुछ है जी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। फिर आगे हम लोग वहाँ पे टेस्ट क्रॉस देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या, क्यों करते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस, ये सारा कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा हम लोगों का
थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स पे कमांड और पकड़ होते जाएगा, और हम लोग बीच बीच में क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग दीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ क्या करते हैं, दो कैरेक्टर या चार कैरेक्टर एक टाइम पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए स्टडी, अगर कोई पूछ दे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर या फोर ट्रेट। दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर पे कितना ट्रेट होता है, दो ट्रेट, तो दो कैरेक्टर पे चार ट्रेट। स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर और फोर ट्रेट एट ए टाइम, एक टाइम पे अगर दो कैरेक्टर या चार ट्रेट की अगर स्टडी करें तो वो क्रॉस को क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मेंडल्स क्या किया था, मेंडल्स परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस टू नो द एनी इंटरेक्शन एमंग द कैरेक्टर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। उन्होंने क्यों किया था, मेंडल्स ने क्यों किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो देखिए मेंडल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको नोट में भी लिख लेना है। मेंडल परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस टू नो, क्या जानने के लिए किया था, टू नो एनी इंट्रैक्शन, नो द, यहाँ पे द लिख सकते हैं, नो द एनी इंट्रैक्शन among the character ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने जब ये क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, क्यों किया था, इनको जानना था कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हैं इनमें क्या कोई ऐसा इंटरेक्शन होता है कि इनहेरिटेंस के दौरान जो दो कैरेक्टर हैं, हम लोग जो कैरेक्टर दो लिए उनके बीच में कुछ ऐसा कुछ इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है। तो उनको जानने के लिए, टू नो द एनी इंटरेक्शन, अगर पूछे व्हाट इज़ द मोटो, क्या मोटिव था डाई हाइब्रिड क्रॉस का मेंडल का, तो क्या लिखना है, टू नो द एनी इंटरेक्शन एमंग द कैरेक्टर्स ऑफ ड्यूरिंग इन द इनहेरिटेंस, कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस के दौरान कैरेक्टर्स के बीच में कोई इंटरेक्शन है क्या, ये जानने के लिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। अब देखिए मेंडल का एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या किया था, इंपॉर्टेंट लाइन है, मेंडल नेवर परफॉर्म ऑल पॉसिबल 21 डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ 7 कैरेक्टर। कभी भी मेंडल नेवर परफॉर्म ऑल पॉसिबल जितना भी पॉसिबल था, ऑल पॉसिबल 21 डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ 7 कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ 7 कैरेक्टर। इसका मैंने आंसर पहले ही लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर के अंदर आप जाके देख सकते हैं, इसका रीज़न दे दिया है मैंने कि मेंडल ने कभी भी उन्होंने पॉसिबल जो 21 डाई हाइब्रिड क्रॉस हो सकता था 7 कैरेक्टर्स के बेसिस पे कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो इसका रीज़न क्या है वो आप पिछले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसका रीज़न बताया कि वहाँ पे कि जो मेंडल का सैम्पलिंग साइज था वो लार्ज था, लेकिन उसका क्वालिटेटिव कैरेक्टर था, उसका एक्सपेरिमेंट का क्या था, जो एक्सपेरिमेंट करते थे तो उन्होंने क्वालिटेटिव कैरेक्टर की बात करती है, मतलब कि उन्होंने एक टाइम पे एक या दो कैरेक्टर्स को ही स्टडी किया ताकि उनका ऑब्जर्वेशन आसान हो सके और एक्सपेरिमेंट का डाटा कलेक्शन में ज़्यादा दिक्कत ना हो सके। इसलिए उन्होंने वहाँ पे पॉसिबल जितना भी कैरेक्टर ये था सबको एक साथ वहाँ पे क्रॉस नहीं करवाया कभी भी। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है आपको। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडल्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दो कैरेक्टर लिया था हम लोग, जैसे पहले बोल चुके हैं कि दो कैरेक्टर लिया था, कैरेक्टर वन और इधर कैरेक्टर 2, कैरेक्टर वन और कैरेक्टर सेकेंड। कैरेक्टर 1 में उन्होंने क्या लिया था, सीड शेप
सीड शेप की बात करें तो सीड शेप जो है यहाँ पे सीड शेप के लिए आता जो है ट्रेट राउंड एक आता है, राउंड एक ट्रेट राउंड है, और एक रिंकल्ड आता है, रिंकल्ड झुर्री लगा हुआ। सीड जो है एक यहाँ पे राउंड मतलब इस तरह करके पूरा गोल है, और दूसरा जो ये है ये इस तरह करके झुर्री लगा हुआ है दूसरा सीड। तो राउंड जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, डोमिनेंस, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिखेंगे राउंड के लिए, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिखेंगे क्योंकि ये रेसेसिव है। और दूसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया था, दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया था सीड कलर के बारे में। क्या लिया था उन्होंने दूसरा कैरेक्टर, सीड कलर, सीड कलर, सीड कलर। सीड कलर में दो कलर आएगा, दो ट्रेट आएगा। तो एक ट्रेट क्या था, येलो था, और येलो जो ट्रेट था ये येलो ट्रेट यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट था, जिसको हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। इसको यहाँ पे इस तरह के मिटा लेते हैं, कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। और दूसरा जो है ग्रीन, दूसरा सीड का कलर कैसा था, ग्रीन, जिसको हम लोग स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये रिसेसिव है, और ये क्या है, डोमिनेंट है। ये क्या है, रिसेसिव है, ये क्या है, डोमिनेंट है। तो ये हम लोगों ने दो कैरेक्टर को एक टाइम पे ले लिया है, और उसका जो यहाँ पे क्या है, उसका ट्रेट है, चार ट्रेट, दो कैरेक्टर, चार ट्रेट, सबको यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखते हैं क्या क्या उन्होंने किया था। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि प्योर ही यूज किया जाता है जब भी ये एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी हम लोग क्या किए थे, प्योर ब्रीडिंग लाइन बनाए थे, तब उनका क्रॉस किया था। तो यहाँ एक साइड यह लिखना है प्योर, और दूसरे साइड भी प्योर। क्या प्योर लिख रहे हैं उनका बात हम कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला जो है उन्होंने राउंड येलो सीड लिया, राउंड येलो, राउंड येलो सीड। ठीक, राउंड येलो, राउंड का मैंने बताया था कि इनका जो ये होता है कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और येलो जो होता है सीड का कलर, ये भी डोमिनेंट होता है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और यहाँ पे P1 लिख सकते हैं, P1 मतलब पेरेंट वन। उसके बाद यहाँ पे प्योर जो है रिसेसिव रिंकल्ड ग्रीन लिखिए। यहाँ पे क्या लिखना है, रिंकल्ड, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन में रिंकल्ड जो है यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल आर, और ग्रीन में स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब यहाँ पे हम लोगों को, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के ही अंदर आप लोगों को फॉर्क लाइन मेथड से गैमेट बनाने बताया था। तो यहाँ पे हम लोग गैमेट कैसे बनाते थे, गैमेट बनाते थे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n की बात करें तो यहाँ 2 की पावर n, देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर गैमेट बनाने के लिए आपको बताया था कि 2 की पावर n करना है, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n अगर यहाँ करें, और n क्या, हेट्रोजाइगस, तो एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, तो 2 का ऊपर एक जीरो आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, तो r यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से y आ जाएगा। तो ये एक अपना क्या हो गया, यहाँ पे गैमेट हो गया। और दूसरे साइड यहाँ पे स्मॉल r, और सब यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस है, तो यहाँ पे भी गैमेट एक ही बनेगा, तो स्मॉल r, स्मॉल y। अब दोनों गैमेट को क्या कराएंगे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस करा देंगे, क्रॉस कराएंगे। दोनों गैमेट को क्रॉस कराने पे यहाँ पे देखिए, क्रॉस कराएंगे अगर तो बनता है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर यहाँ से आएगा, स्मॉल आर यहाँ से, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ से, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका जो फिनोटाइप होगा वो फिनोटाइप इसके जैसा होगा, क्योंकि आर जो है ये कैसा है, कैपिटल आर एक है तो ये डोमिनेंट कर जाएगा स्मॉल आर से। तो ये राउंड, एक तो राउंड हो गया जो कि ये डोमिनेंट है, और दूसरा कैपिटल वाई है एक, तो ये भी डोमिनेंट हो जाएगा। येलो, राउंड येलो इसका शेड बन गया, ये राउंड येलो बन गया। अब यहाँ पे इनका क्या मेथड था, जो अब आर स्मॉल, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जो हुआ इसको क्या कराएगा, फर्दर सेल्फिंग कराएंगे, और हम लोग आगे का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फिंग किस तरह कराएंगे, इसी को एक लेंगे, फिर इसको एक लेंगे, दो को लेके सेल्फिंग करा देंगे, दोनों को ये करा देंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और यहाँ पे इस तरह करके कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसको पनेट स्क्वायर बॉक्स में ले जाके क्या करेंगे, वहाँ पे पनेट स्क्वायर बॉक्स में ले जाके इसमें देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पे आ रहा है ट्रेट। उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना है
कि इससे क्या गैमेट बनेगा और इससे क्या गैमेट बनेगा, कितना गैमेट बनेगा, इससे कितना बनेगा और इससे कितना बनेगा। इससे जितना बनेगा उतना इससे बनेगा, क्योंकि दोनों जो कि है एक ही टाइप का है। तो चलिए गैमेट बनाते हैं। गैमेट बनाने का मेथड क्या था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। बार बार जब कोई भी चीज़ अगर रिपीट होता है तो वो याद रखने की क्षमता बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर, देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हम लोगों ने बताया था कि अगर हेट्रोजाइगस रहेगा तो फॉर्क बनाना है, तो हेट्रोजाइगस है तो फॉर्क बना दिए, एक कैपिटल आर ऊपर स्मॉल आर नीचे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये दो हो गया। अब फिर से क्या है, फिर से हेट्रोजाइगस है, फिर से फॉर्क बनेगा, तो फिर से फॉर्क बनाइए, फिर से इसमें फॉर्क बनेगा। यहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल वाई यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई। अब इसको टोटल लिखिए तो क्या बनता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या है, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बन गया। तो ये एक अगर मेल की बात करें तो एक साइड 4 लिखेंगे और दूसरे साइड 4 लिखेंगे, इसमें तो नहीं आएगा बट हाँ इसको हम, ये रहा, ये। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अब थोड़ा सा कलर चेंज करके एक, तो इसको यहाँ पे 3, ये 3 इधर हो गया और 3 ये थोड़ा टेढ़ा है, एक यहाँ पे ये हो गया, इस साइड भी 4 कीजिए, ये एक रहा, दो और एक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उतना जगह नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है। हम लोगों ने बताया था कि एक साइड क्या करना है, मेल को लिखना है और एक साइड फीमेल को लिखना है। तो 4 गैमेट यहाँ पे बना है, 4 गैमेट देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये एक साइड इधर लिखिए और एक साइड इधर लिखिए, तो ऊपर तो जगह नहीं है तो हम एक साइड जस्ट आपको बता रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई। जस्ट सेम इधर भी कॉपी होगा, मेरे को ये यहाँ बन सकता है। छोड़िए, यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को यहाँ पे भी रिपीट करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर की स्मॉल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा यहाँ, फिर स्मॉल आर इस स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे इस साइड होगा। और यहाँ पे जब कैपिटल वाई होगा तो यहाँ पे इस तरह करके कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई, उसके बाद फिर यहाँ कैपिटल वाई हो जाएगा और
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह करके पूरा में आप भर सकते हैं। इसका हम लोग को इतना याद नहीं रखना है, जस्ट इसका रिजल्ट पूछा जाता है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्या क्या यहाँ पे बन रहा है उसकी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। इतना वहाँ पे हम लोगों के पास टाइम नहीं होगा। नीट के अंदर अगर 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 180 मिनट ही टाइम मिलता है आपको, 1 मिनट से भी कम में इतना तो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रिज़ल्ट को याद करें और बनाने का तरीका याद करें। अगर टाइम बचा तो बनाने का जनरली नहीं बनाने का होता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। क्या पूछता है, फिनोटाइप पूछता है, जीनोटाइप पूछता है, या फिर कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही यूज करके उससे फिर गैमेट बनाने दे देगा, या फिर उसमें पूछेगा परसेंटेज पूछा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए वहाँ से नहीं पूछता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट याद करते हैं और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या क्या है उसका इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो अगर बात करें यहाँ पे, देखिए फिनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 9:3:3:1 ये याद किया जाता है कि 9:3:3:1। इस पे से सिंपली पूछा जाता है कौन राउंड है, राउंड येलो कौन है, राउंड ग्रीन कौन है, या रिंकल्ड येलो कौन है, रिंकल्ड ग्रीन कौन है। तो ये आपको क्रॉस से पता चल जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला क्या है, राउंड येलो है। राउंड येलो कितना पीस होता है, कितना, 9, राउंड येलो 9 है, 9 का रेशियो। उसके बाद राउंड ग्रीन मतलब एक, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पे राउंड ग्रीन मतलब एक डोमिनेंट एक क्या है, रेसिसिव है, एक डोमिनेंट एक रेसिसिव। फिर यहाँ पे क्या है, एक डोमिनेंट एक रेसिसिव। फिर से यहाँ रिंकल्ड येलो, जैसे ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है। बट यहाँ पे जो है एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें रिंकल्ड और यहाँ ग्रीन अगर पूछ सकता है तो 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि इन फिनोटाइपिक रेशियो हाउ परसेंटेज ऑफ रिंकल्ड ग्रीन। तो आपको अगर यहाँ पूछा है तो कितना यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना है 1/16। देखिए 9, 3, 12 और 3, 15 और ये 16, तो 1/16 इंटू 100 जो आएगा इसका परसेंटेज वही है क्या, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई का परसेंटेज का है 1/16 इंटू 100। अगर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे देखिए चारों बता देते हैं, कैपिटल आर उसके बाद कैपिटल वाई का अगर देखें तो ये कितना आ रहा है 9, तो 9/16 इंटू 100 ये जो आएगा उसका परसेंटेज हो गया। और फिर यहाँ पे अगर बात करें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे इस तरह क्या क्या आया है, ये राउंड ग्रीन मतलब एक ये है और दूसरा इस तरह होगा इसमें। तो यहाँ पे जैसे 3:16 इंटू 100 इस तरह के आप निकाल सकते हैं। तो जैसा वहाँ पे दिया हुआ रहेगा क्रॉस, उसी हिसाब से आप वहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे बोला जाए कि इस तरह का जो है 3 है आउट ऑफ 16, तो 3/16 करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ से आपका परसेंटेज निकल जाएगा। जो भी XYZ परसेंटेज है वही परसेंटेज उसका हो जाएगा। इस तरह के ये सब क्वेश्चन बनता है, तो ये आप बना सकते हैं। उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे सिंपली नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का है, जीनोटाइपिक रेशियो ये नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये अगर याद करना है तो हम इसको बता देते हैं, 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1। देखिए इसमें क्या है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये इसका जस्ट मतलब जोर से याद करने का तरीका, ये देखना है कि ये सारा जिसमें भी है तो वो इसका जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। इसमें जैसे एक कैसा दिखता है तो इस कैपिटल आर कैपिटल वाई, 2 कैसा दिखता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस तरह करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पनेट स्क्वायर बॉक्स एक बार आप बनाइए
वहाँ पे सारा रिजल्ट मिल जाएगा। एक बार जस्ट पनेट स्क्वायर बॉक्स बनाइए, वहाँ से आपको सारा जीनोटाइप निकल जाएगा, फिनोटाइप निकल जाएगा। अगर पूछा जाए कि कितना उसमें राउंड येलो है, वो भी वहीं से निकलेगा। कितना परसेंटेज है राउंड येलो का, कौन सा मतलब ये है डोमिनेंट कितना है, और रिसेसिव कितना, सारा कुछ आपको पनेट स्क्वायर बॉक्स से ही बनेगा। तो आप वो एक बार ट्राई कीजिए खुद से। उसके बाद फिर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उस चीज़ को क्या कर लेंगे, लेक्चर के अंदर पुटअप करेंगे और बताएंगे फिर से। तो चलिए फिर आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। अगर कहीं पे पूछा जाए तो हाँ जस्ट लिखने के लिए। और अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बोर्ड में होता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या कैसा कैसा उसका रिजल्ट आता है, तो वहाँ पे भी काम आएगा। तो रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे भी एक यहाँ पे क्या हुआ था, लॉ निकला था। उस लॉ को क्या बोलते हैं और उस लॉ से क्या मतलब है, क्या समझाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस क्या रिजल्ट आया था। देखिए यहाँ पे तो एक चीज़ लिख दें, फिर से लिख दें, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो में क्या लिखे थे, यहाँ पे देखिए राउंड येलो, राउंड येलो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ग्रीन, और फिर रिंकल्ड येलो, और फिर रिंकल्ड ग्रीन, ग्रीन। ये आपको समझ लेना है, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए। तो राउंड येलो कितना है 9, उसके बाद इस टू 3, राउंड ग्रीन कितना 3, उसके बाद इस टू रिंकल्ड येलो कितना 3, उसके बाद इस टू रिंकल्ड ग्रीन कितना 1। ये आता है इसका रिजल्ट फिनोटिपिक रेशियो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो को बताएं तो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रटा नहीं जाता है, तो फिर भी आप लिख सकते हैं जीनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में बात करें तो एक आता है कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई 1, एक ही आता है इस तरह करके। और फिर आता है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये आता है 2 पीस। उसके बाद फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आता है 2। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें अगर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आता है 4। ये आपको जस्ट नोट करना है। उसके बाद फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये आता है 1। उसके बाद स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आता है 2। उसके बाद फिर आता है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये आता है 1। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये आता है 1। और स्मॉल वाई, ये आता है 1। देखिए 1 2 2 4, 1 2 1 2, यहाँ होगा 1 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये क्या है जीनोटाइपिक रेशियो है। आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना टाइप दिखते हैं वहाँ पे, डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट में कितना टाइप दिखेंगे 4। और नंबर ऑफ जीनोटाइप, जीन का टाइप कितना दिखेंगे, ये 9। चलिए काउंट करते हैं हम लोग। देखिए फिनोटाइप 1 टाइप का, 2 टाइप का, 3 टाइप, 4 टाइप। देखिए यहाँ क्या लिखे हम 4 टाइप। जीनोटाइप 9 लिखें, चलिए देखते हैं। 1 टाइप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 9 टाइप। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, ये हो गया 9 टाइप। तो ये अपना फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट यहाँ पे और थोड़ा सा है, उसको फिर देख लेते हैं और आगे करते हैं। आगे अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पूछा जाता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है और न्यू कॉम्बिनेशन कितना है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। न्यू कॉम्बिनेशन क्या होता है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है ये देखेंगे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन 9, ये कैसा है, राउंड येलो +1 कैसा है, ग्रीन और रिंकल्ड। चलिए देखते हैं ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे है, राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड। चलिए सीधा चलते हैं यहाँ पे क्रॉस स्टार्टिंग में।
क्रॉस स्टार्टिंग। पेरेंटल जनरेशन, ये क्या है? पेरेंटल जनरेशन हम लोगों ने बताया था, यहाँ पे देखिए होगा पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में राउंड येलो था, ये देखिए राउंड येलो, और यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, राउंड येलो और यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन। ये कितना पीस आया इस मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस में? सेकेंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में, सेल्फिंग के बाद। तो वो कितना आया देखिए, यहाँ पे रिजल्ट लिखे हैं। ये आता है पेरेंटल जनरेशन 9 आता है राउंड येलो और 1 आता है ग्रीन रिंकल। अब न्यू कॉम्बिनेशन में 3 आता है राउंड ग्रीन। कितना आता है राउंड ग्रीन? कितना आता है 3। और यहाँ पे आता है 3 रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। इसको भी चलिए हम दिखाते हैं कहाँ से है 3 रिंकल्ड येलो। ये रहा, ये रहा। देखिए राउंड येलो, ये तो मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और रिंकल्ड ग्रीन ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन 1। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ये क्या है? न्यू जनरेशन, न्यू कॉम्बिनेशन 3:3 है ना। तो ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। 3 राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, 3 और 3 आता है, ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आया, एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता चला पूरा क्रॉस पढ़ लिए और ये पता ही नहीं है। तो यहाँ नोट देखिए, एक पॉइंट लिखना है नोट करके कि मेंडल ऑब्टेंड न्यू कॉम्बिनेशन इन, मेंडल ऑब्टेंड न्यू कॉम्बिनेशन, इसको कर देना है कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन ड्यू टू सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको आप हाईलाइट कीजिए सबसे पहले कि मेंडल ने ऑब्टेंड जो न्यू कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में हुआ, ये क्यों हुआ? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस न्यू कॉम्बिनेशन ऑब्टेंड ड्यू टू, किसके कारण हुआ? तो आंसर क्या जाएगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण न्यू कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में आया था। और यहीं से एक लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ, देखिए यहाँ पे और एक चीज़ आया, जैसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे, कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? कंक्लूजन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है यहाँ पे? यहाँ पे कंक्लूजन का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ से आया? कंक्लूजन डाइहाइब्रिड क्रॉस का। ये लॉ बोलता क्या है? ये क्या काम का चीज़ है? अब ये क्यों लॉ बन गया? देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये लॉ का कहना है कि यहाँ पे जो अपना कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स को हम लोग एक बार में स्टडी किए, 2 कैरेक्टर और 4 ट्रेड। तो देखिए द लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड, 2 पेयर मतलब 4 ट्रेड और 2 कैरेक्टर आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, अगर हाइब्रिड में कंबाइंड होगा तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। एक पेयर का कैरेक्टर का सेग्रीगेशन अलग होना दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन के अलग होने से इंडिपेंडेंट होता, मतलब ही नहीं है कि हम जो एक पेयर का ये है, एक पेयर कैरेक्टर जो अपना सेग्रीगेट हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं कि दूसरे पेयर का कैरेक्टर कैसे सेग्रीगेट होगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यहाँ दिख रहा है ना, इंडिपेंडेंट मतलब एक पेयर कैरेक्टर अपना अलग होगा जो सेग्रीगेट होगा, तो उसको कोई मतलब नहीं कि दूसरे पेयर का कैरेक्टर कैसे कहाँ पे जा रहा है, वो किस इस पे जा रहा है। तो ये चीज़ को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए इसके बारे में अगर लिखें तो कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2। कैरेक्टर 1 में क्या लिए थे हम लोग? सीड शेप,
याद कीजिए, सीड शेप लिए थे राउंड और रिंकल, ठीक। दूसरा में सीड कलर लिए थे, येलो और ग्रीन, सीड कलर, ठीक है। सीड कलर और सीड शेप क्या क्या था, राउंड येलो था, राउंड और येलो था, ठीक है। और यहाँ क्या था, यहाँ था राउंड और रिंकल, यहाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे राउंड और यहाँ पे क्या लिखना है, राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड। और यहाँ पे क्या लिखना है, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर सिंपली इसको कैरेक्टर 1 को मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर कराएं तो इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो 3:1, और इधर भी क्या आएगा 3:1। तो दोनों को अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस के 3:3 तो 9, 3 × 3 9, 3 × 1, 3 × 1 3, 1 × 3 तो 3, 1 × 1 तो 1, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो चीज़ अब यहाँ पे आएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आएगा। देखो क्या बताना चाह रहे हैं, देखो एक सेल है ये, और एक सेल ले आते हैं, और एक सेल, ये दूसरे कलर का सेल, देखिए 2 सेल। अब देखिए यहाँ पे बताना क्या है कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये अपना जैसे कि ये है इस तरह के, एक यहाँ पे क्रोमोसोम ये रहा, ठीक, और एक क्रोमोसोम ये है, ठीक। अब दूसरा क्रोमोसोम ये है, ये, ठीक। अब ये जो है ये क्रोमोसोम ये क्या करता है, राउंड देता है, और यहाँ पे इसमें बना लेते हैं एक ही बार में, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरह के 4 क्रोम ये। अब देखिए यहाँ पे हम बनाए क्यों, और यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे सीड के लिए, राउंड के लिए। और ये क्रोमोसोम जो है ये येलो सीड, येलो कलर, सीड ऑफ कलर येलो के लिए। और ये जो क्रोमोसोम है ये अपना रिंकल्ड के लिए, रिंकल्ड के लिए, ठीक। और ये जो है क्रोमोसोम ये ग्रीन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड दोनों साथ हैं, और यहाँ राउंड और ये। तो अब क्या है कि यहाँ पे इसको राउंड को कोई मतलब नहीं है, राउंड को कोई मतलब नहीं है कि रिंकल्ड किसके साथ दूसरे जनरेशन में जाए या ग्रीन किसके साथ जाए। ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे राउंड का, रिंकल्ड का, इसको दूसरे कैरेक्टर येलो और ग्रीन से मतलब नहीं है कि येलो ग्रीन इसके साथ जाए, येलो रिंकल्ड के साथ जाए या ग्रीन के साथ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए राउंड ये रहा, राउंड, और राउंड के साथ यहाँ सामने कौन आ गया, रिंकल्ड ही है, ठीक, रिंकल्ड ही है सामने। बट यहाँ पे राउंड के साथ देखिए क्या आ गया, ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, येलो आ गया। तो यहाँ पे फ़र्क पड़ा, इसको राउंड को फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे येलो आए या ग्रीन आए इसके साथ। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर को यहाँ पे अगर 2 कैरेक्टर एक साथ अगर इनहेरिटेंस होता है तो 1 कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से, जैसे राउंड ये रिंकल्ड क्या है, एक कैरेक्टर है, और येलो ग्रीन क्या है, एक कैरेक्टर है। तो एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है कि वो किसके साथ इनहेरिट करेगा, किसके साथ जाएगा दूसरे जनरेशन में। तो यही चीज़ को समझाने के लिए एक लॉ आया था जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस से आया, क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर को एट ए टाइम स्टडी करते हैं, और उसी लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए यहाँ पे कुछ लाइन था जो कि इम्पोर्टेंट है इस लॉ को लेके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को लेके। तो ये वाला लाइन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए ये लॉ क्या कहता है, व्हेन 2 और मोर कैरेक्टर, व्हेन
टू और मोर कैरेक्टर स्टडी साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली, then inheritance of one character, then inheritance of one character, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, इंडिपेंडेंट इस तरह लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर कैरेक्टर, independent from other character and one character inherited as a inherited, इसको हम पूरा समझा देंगे, आप एक बार लिख लीजिए, inherited just like monohybrid cross, monohybrid cross। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे अगर बात करें कि जब हम लोग एक ही टाइम में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को एक टाइम में अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, देन इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर से एक कैरेक्टर अपना क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है दूसरा कैरेक्टर किसके साथ जा रहा है, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, और कैरेक्टर कैसे जाता है, इनहेरिटेड जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसी चीज़ को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। और यहाँ पे अगर बात करें, ये जो लॉ है, जो डायहाइब्रिड क्रॉस से ये लॉ आता है, डायहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक मतलब इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ नहीं बोल सकते, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ। क्यों नहीं है ये यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ। और इसका एक्सेप्शन पता है क्या है, इसका एक्सेप्शन इज़ सेकेंड लॉ, जो ये है डायहाइब्रिड क्रॉस का जो इनहेरिटेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट लॉ जो है, इसका एक्सेप्शन होता है लिंकेज इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। और लिंकेज के बारे में हम लोग 2 लेक्चर, लगभग 1-2 लेक्चर करने वाले, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है लिंकेज, और इम्पोर्टेंट है, नीट में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, लगभग साइंटिस्ट पूछा जाता है, किस ऑर्गेनिज्म पे उसका एक्सपेरिमेंट किया था, लिंकेज मैप पे पूछा जाता है, लिंक्ड जीन पे पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर पे पूछा जाता है, रिकॉम्बिनेशन पे पूछा जाता है, फैक्टर्स पूछे जाते हैं, काफ़ी सारा लंबा चौड़ा ये अपना टॉपिक होने वाला लिंकेज, जो कि एक्सेप्शन किसका है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, तो वहाँ पे अगर कहीं पे भी आपको 4 ऑप्शन के अंदर लिंकेज दिख जाए, तो लिंकेज को क्या करना है, टिक मार्क करना है, क्योंकि लिंकेज ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम लोग इम्पोर्टेंट और जो अपना स्पेशल क्रॉसेस हैं, कोडोमिनेंस जैसे, उसके बाद कोडोमिनेंस हो गया, फिर मोनो ये टेस्ट क्रॉस वगैरह जितना भी है, वो सारा कुछ हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप लोग देखते रहिए, ये 5वां लेक्चर है जेनेटिक्स का, 4 लेक्चर इससे पहले आ चुका है। तो आप स्टार्टिंग से देखिए हमने क्या किया, एकदम बेसिक्स से, जो जिसको जेनेटिक्स का जी भी नहीं आता उसके लिए भी पूरा अच्छे से, चाहे वो 12th क्लास में हो, चाहे वो नीट का हो, सबके लिए हमने पूरा कवर अप कर रहा है, चाहे एनसीईआरटी को ही साथ में लेके, और जहाँ तक हो सके बोर्ड को भी साथ में ले रहे हैं, और नीट पैटर्न पे भी चल रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर रहे हैं, बीच बीच में एमसीक्यू क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एमसीक्यू पीवाईक्यू को भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन जो इम्पोर्टेंट होता है उसको भी यहाँ पे एज ए स्टेटमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ताकि आपको नीट के अंदर जो 4-5 टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे स्टेटमेंट वाइज, मैचिंग वाइज, या फिर डायग्राम बेस, या फिर उसमें ये हो गया पीवाईक्यू रिपीट होते हैं,
ये सारा का सारा यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, लेक्चर्स के अंदर कवर करा रहे हैं। तो आप लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और 11-12 का तैयारी को बूस्टअप कीजिए। और अगर किसी फ्रेंड्स 11-12 क्लास में है और नीट में हैं जो कि बायोलॉजी अच्छे तरीके से पूरा बायोलॉजी 11-12 को कवर अप करना चाहते हैं, तो उसको ये रिकमेंड आप कर सकते हैं। आप जितना दूसरे को हेल्प कर सकते हैं उतना आपको भी आगे मतलब ये होगा, दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करना है, चैनल को बढ़ाने के लिए आप लोगों को हेल्प करना होगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे सब्सक्राइब करने बोलिए और लाइक करवाइए, और कमेंट में बोलिए कि कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि हाँ सर इस बारे में बताइए, इसमें कन्फ्यूजन, वो सारा का सारा यहाँ कवर कराएंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन अगर कहीं पे आता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है सबके लिए। और हम लोगों ने कमेंट सेक्शन तो छोड़िए, हम लोगों ने क्या किया है कि टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे आप क्वेश्चन डायरेक्ट करके हम लोग खुद वहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल में कर सकते हैं। पूरा चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम में, वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे दे रहे हैं आपको, जितना भी डीपीपी वगैरह सारा वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी बेस वहाँ पे शॉर्ट नोट्स डाले जाएंगे। उसके बाद कोटा का हैंड रिटेन नोट कोटा वाला वो भी आपको दिया जाएगा, ताकि आपका यहाँ पे बूस्टअप हो सके अपना तैयारी को। तो चलिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।